प्यारे दोस्तों, मैं पवन कुमार सिंह आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रिपरेशन विद पवन अर्थात PWP में। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग का जो एंशिएंट इंडिया वाला पार्ट चल रहा था दोस्तों, इतिहास हम लोगों ने शुरुआत कर दिया है और उसमें हम लोग दोस्तों पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग की क्लास आगे बढ़ेगी दोस्तों आज। और आप लोगों को याद होगा दोस्तों कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि मतलब कि एंशिएंट हिस्ट्री के सोर्स यानी स्रोत के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है और आज की क्लास में उसी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए अपने पढ़ाई के कार्यक्रम को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने भागों में दोस्तों हम लोगों ने बांटा है? 3 भागों में बांटा है, जिसमें पहला भाग है जो प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा भाग है दोस्तों जिसे हम लोग कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरे भाग को हम लोग दोस्तों कहते हैं ऐतिहासिक काल। यानी एंशिएंट इंडिया को हम लोगों ने 3 भागों में बांट लिया, जिसे पहला कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा हो गया आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा हो गया ऐतिहासिक काल, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अब इसमें अंतर क्या है तीनों में, आइए हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये प्राग ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें कि पाषाण यानी पत्थरों के बारे में जो प्रारंभिक अवस्था थी, प्राग का मतलब होता है प्रारंभिक अवस्था, यानी कि पत्थरों के बारे में जिसका जानकारी हमको प्राप्त होती है, उसीलिए हम इसको कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल वो काल है दोस्तों जिसमें हमको लिखित साक्ष्य मिला था, लेकिन हम लोग उसे क्या पढ़ने में असमर्थ रहे हैं आज तक, ठीक है ना दोस्तों। तो इसलिए इसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल वो काल है दोस्तों जिसमें कि लिखित साक्ष्य भी मिला था और हम लोग पढ़ने में क्या है सफल भी रहे हैं, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं ऐतिहासिक काल, ठीक है दोस्तों। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए आइए इसी को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए, पहला जो लिखित साक्ष्य प्राग ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक तीनों के लिए यहाँ पर हमने चार्ट बना दिया है, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए, जो लिखित साक्ष्य मिला है प्राग ऐतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। जब कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला तो उसे कोई पढ़ेगा कैसे? कोई पढ़वा नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए कोई पढ़ नहीं पाया, ठीक है ना। लिखा ही नहीं गया तो पढ़ेगा कैसे? पहले पढ़ने के लिए क्या होना चाहिए? लिखित होना चाहिए। आज जब कोई लिखा ही नहीं गया तो उसमें लिपि भी नहीं होगी, ठीक है ना दोस्तों। तो इसलिए प्राग ऐतिहासिक काल में न तो कोई लिखित साक्ष्य मिला, न तो कोई पढ़ा व्यक्ति, न तो उसमें कोई लिपि है। कहने का अर्थ यह है कि जब लिखा ही नहीं गया तो न तो पढ़ा जाएगा, न तो कोई उसकी लिपि होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आद्य ऐतिहासिक काल में आए दोस्तों, तो इसमें लिखित साक्ष्य मिला। क्या हुआ? इसमें लिखित साक्ष्य मिला, लेकिन क्या हुआ दोस्तों, इसे आज तक कोई व्यक्ति पढ़ नहीं पाया। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति आद्य ऐतिहासिक काल का जो लिखा गया था लिपि, उसको पढ़ने में असमर्थ है, ठीक है ना। कोई यानी समर्थ नहीं हो सका, पढ़ नहीं सका है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब कोई भी व्यक्ति जब लिखा गया तो कोई ना कोई तो लिपि होगा करेगी, ठीक है। बिना लिपि के तो लिखा नहीं जा सकता। तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा, इसमें क्या है आद्य ऐतिहासिक काल की लिपि भी है। और इसलिए नहीं पढ़ा गया दोस्तों क्योंकि ये भाव चित्रात्मक लिपि थी। कैसी थी दोस्तों? भाव चित्रात्मक लिपि, ठीक है दोस्तों। भाव चित्रात्मक लिपि, इसका मतलब आप लोग समझते हैं कि नहीं? भाव चित्रात्मक लिपि का मतलब यह है कि इसमें क्या हुआ कि चित्र के द्वारा भावों को दर्शाया गया था, इसलिए इसे कोई पढ़ने में असमर्थ रहा है ना, कोई पढ़ नहीं सका आज तक। कहने का अर्थ यह है दोस्तों, जैसे कि इसमें कह सकते हैं कि मानव का या जीव जंतु या पेड़ पौधे का या किसी वस्तु का चित्र के द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है ना। और उसमें थोड़ा बहुत व्याख्या की गई है, इसलिए उसको पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है ना आज तक। लेकिन जैसे ही हम लोग दोस्तों ऐतिहासिक काल में आएंगे, ऐतिहासिक काल में देखिएगा लिखित साक्ष्य भी मिला है और हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ने में सफलता भी हासिल कर लिया है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग को क्या है, इसका जो लिपि है ये भी लिपि है, इसकी लिपि है, क्योंकि जो लिखा गया उसकी लिपि होगा करेगी। और इसकी लिपि जैसे जानते हैं दोस्तों, खरोष्टी लिपि हो गई, अशोक का शिलालेख हो गया, ठीक है ना। उसी तरह आप लोग कह सकते हैं कि वेद हो गया, वेद संस्कृत में लिखा गया है तो उसकी भी लिपि क्या हो गई? देवनागरी लिपि हो गई। समझ आया कि नहीं? तो इस तरह से इन सबकी क्या है? लिपि है। जैसे हिंदी है, हिंदी की लिपि क्या होती है? देवनागरी लिपि होती है। तो इसी तरह इन सबका क्या हो? लिपि भी मिला है। इन सबका क्या बोलते हैं, मतलब कि जो लिखा गया उसको हम लोग पढ़ने में पूरी तरह
सक्षम है, ठीक है ना। जैसे कि अशोक के शिलालेख किस में आते हैं, ऐतिहासिक काल में। 1837 में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप नाम के व्यक्ति के द्वारा अशोक का शिलालेख पढ़ा गया था, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो इसको हम लोग क्या किए हैं, पढ़ने में सक्षम हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये सारी की सारी बातें समझ में आई होगी, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़े, चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आते हैं किस पर, प्राग ऐतिहासिक काल पर। प्राग ऐतिहासिक काल में दोस्तों अब यानी एक एक करके शुरू से हम लोग पढ़ते हैं, 3 काल है, पहले प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्राग ऐतिहासिक काल की तरफ आते हैं तो प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला जो पार्ट इसे कहते हैं पाषाण युग, और जो दूसरा पार्ट है दोस्तों इसे कहते हैं धातु युग। यानी जो पाषाण युग दोस्तों, अगर बात करें पाषाण युग की, तो पाषाण युग को भी हम लोगों ने 3 पार्टों में डिवाइड कर लिया है। कितने भागों में, 3 भागों में डिवाइड किया है। पहले भाग का नाम है पूरा पाषाण काल, ठीक है दोस्तों। दूसरे भाग का नाम है मध्य पाषाण काल, और तीसरे भाग का नाम है नव पाषाण काल। समझ रहे हैं कि नहीं। यानी कि आप लोग कह सकते हैं स्टोन एज के नाम से जिसे जानते हैं पाषाण युग को, यानी कि कह सकते हैं पाषाण का मतलब पत्थर होता है, ठीक है दोस्तों। यानी पत्थरों का युग। इस समय मानव क्या होता था, पत्थरों के द्वारा शिकार करता था, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं पाषाण युग, ठीक है ना। तो चलिए, तो पाषाण युग में दोस्तों 3 प्रकार का 3 कालों में डिवाइड किया गया है। पहले काल का नाम है पूरा पाषाण काल, दूसरे का नाम है मध्य पाषाण काल, और तीसरे का नाम है नव पाषाण काल, ठीक है ना। और उसके बाद इसका डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि डेट बहुत नॉर्मली पूछा जाता है, क्योंकि अलग अलग एनसीईआरटी में कुछ दिया है और कहीं बुक में अलग अलग, स्टैंडर्ड बुक में अलग दिया है, बाकी सब बुक में अलग दिया है। तो ये डेट को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद रहा है, लेकिन जो यहाँ पर डेट हम लिखे हैं ये पूछा नहीं जाता होता, लेकिन आप लोग को जैसे तिथि को याद करना है, यानी कि कितना समय पुराना है, ये जानने के लिए थोड़ा बहुत हेल्प करेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए, पूरा पाषाण का जो काल माना जाता है इनफिनाइट, यानी हम लोग को पता नहीं है पीछे कितना था ना, लेकिन उसके बाद से लेकर ईसा मसीह के जन्म के 10,000 पहले तक माना जाता है। यानी कि आप कहते हैं 8,000 तक भी मान सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। कहीं पर 8,000 दिया है, कहीं पर 10,000 दिया है, कहीं पर 12,000 दिया है, तो इसलिए बीच में का औसत हमने ले लिया है कितना, 10,000 BC। कोई दिक्कत ही नहीं दोस्तों। तो आप लोग को याद हो गया होगा कि पूरा पाषाण काल का इनफिनाइट काल से 10,000 BC तक था, या 8,000 BC तक भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मध्य पाषाण काल दोस्तों जो है ये 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक था, ठीक है ना। मध्य पाषाण काल 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक। उसके बाद नव पाषाण काल दोस्तों 4,000 BC से लेकर 2,500 BC तक, ठीक है ना। फिर 2,500 BC के बाद आप लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के क्या हो गई थी, खोज हो गई थी, ठीक है ना। तो उसके बाद 2,500 BC से लेकर 1750 BC तक क्या थी, सिंधु घाटी की सभ्यता आ गई, ठीक है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे क्या, पूरा पाषाण काल, ठीक है ना। अब पूरा पाषाण काल की तरफ आते हैं। तो याद रखिएगा कि जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल का प्रथम जो साक्ष्य मिला है वो मिला था 1863 में, और किसके द्वारा खोजा गया था, मिला था, इस साक्ष्य को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति का नाम था दोस्तों रॉबर्ट्स ब्रूस फूट, ठीक है ना दोस्तों, क्या, रॉबर्ट्स ब्रूस फूट। और ये रॉबर्ट्स ब्रूस फूट ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कि हस्त कुल्हाड़ी को खोजा था, यानी कि हैंड एक्स को, किसको खोजा था, हैंड एक्स यानी एक्स कुल्हाड़ी को। और ये कहाँ से खोजे थे, पलवरम मद्रास, यानी कहाँ, पलवरम मद्रास तमिलनाडु से। समझ में आया कि नहीं दोस्तों, पलवरम मद्रास तमिलनाडु से इन्होंने पहले हस्त कुल्हाड़ी को खोजा था, ठीक है ना। इसलिए इनको भारतीय, रॉबर्ट्स ब्रूस फूट को कहा जाता है भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक। क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है पेपर में कि बताइए भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक कौन है, तो कौन है दोस्तों, रॉबर्ट्स ब्रूस फूट, क्योंकि इन्होंने पहले व्यक्ति थे जो 1863 में प्रथम साक्ष्य खोजा था हैंड एक्स, जो कि किससे रिलेटेड था, पूरा पाषाण काल से, ठीक है ना। क्लियर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा पूरा पाषाण काल में, इस काल में मानव शिकारी हुआ करता था, ठीक है ना दोस्तों, क्या हुआ करता था, शिकारी एवं खाद्य संग्रहण हुआ करते थे। यानी कि यह भोजन को इकट्ठा करने का काम, शिकार करेगा तो क्या करेगा, भोजन को इकट्ठा भी करेगा, खाने का कार्य करेगा ना।
तो आप लोगों को समझ में आया, इस काल में मानव क्या हुआ करता था, शिकारी हुआ करता था। लेकिन दोस्तों याद होना चाहिए आप लोगों को कि जब मानव शिकारी है तो क्या करेगा, उस समय औजार होना चाहिए। शिकार किससे करेगा, औजार होना चाहिए, और औजार का मतलब होता है कि हथियार जिससे कि वो शिकारी को मार सके। ठीक है दोस्तों, तो शिकारी को मारने के लिए जो उसके पास औजार हुआ करता था वो पत्थरों से हुआ करता था, और वो पत्थर बहुत बड़ा बड़ा हुआ करता था। ठीक है ना दोस्तों, तो बड़े बड़े पत्थर का औजार हुआ करता था, और वो किसी भी शेप में हो जाया करता था उसको, क्योंकि उन लोगों को बनाने नहीं आता था, क्योंकि यह प्रारंभिक अवस्था है पाषाण युग का। ठीक है ना, तो प्रारंभिक अवस्था होने के कारण दोस्तों ये लोग क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थरों का औजार यूज करते थे। ठीक है ना, तो इसलिए आप लोगों को समझ में आया कि इस काल में मानव शिकारी हुआ करता था, और शिकार करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का यूज किया करता था। और उसके बाद ये क्या करता था, खाद्य संग्रहण भी हुआ करते थे, यानी खाने को इकट्ठा किया करता था, यानी भोजन को इकट्ठा करके ये लोग रखते थे, यानी खाद्य संग्रहण भी करते थे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इस काल में मानव ने आग की खोज कर ली थी। अब याद रखिएगा दोस्तों, आग की खोज किस काल में हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आग की खोज किस काल में हुई थी, पूरा पाषाण काल में। इस काल में मानव के द्वारा आग की खोज हो गई थी। देखिए, आग की खोज इन लोगों को पता नहीं था, आग की तो खोज कर लेते लेकिन इनको उपयोग करने नहीं आया था दोस्तों ना। एक्चुअल में जो वास्तविक उपयोग करने लोगों को आया था नव पाषाण काल में। ठीक है ना, क्योंकि देखिए पूरा पाषाण काल में इन लोगों ने पत्थरों को आपस में टकराने के कारण चिंगारी उत्पन्न हुई, जिससे के कारण पूरा जंगल में आग लग गई। लेकिन इन लोगों को पता नहीं था कि आग का क्या मतलब होता है। उसी में उस आग में कुछ कह सकते हैं जो जानवर थे, जंतु थे, उसमें कुछ मर गए, मतलब भून गए। ठीक है ना, मर गए, तो उनको ये लोग खाए तो अच्छा लगने लगा। तो फिर लोगों को बाद में ज्ञात हुआ कि यानी भून कर भी खाने में क्या बोलते हैं कि मानव का मतलब कि अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनता है। ठीक है ना दोस्तों, तो इसलिए ये लोग बाद में इसका उपयोग करना जाने, इसके पहले ये लोग क्या करते थे, इसी तरह रेंडम यूज किया करते थे। ठीक है ना, तो आप लोग को ये समझ में आया कि ये क्या करते थे, मानव ने आग की खोज किस काल में की थी, तो पूरा पाषाण काल में कर लिया था, लेकिन उपयोग करने नहीं आता था। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दोस्तों याद रखिएगा, बड़े बड़े पत्थरों के हथियार, जैसा कि हमने पहले ही बताया था, ये लोग कैसा हथियार बनाते थे, बड़े बड़े पत्थरों के हथियार बनाते थे, जिसका नाम था दोस्तों हैंड एक्स। हैंड एक्स जिसे कुल्हाड़ी कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, हाथ में पकड़ने वाली। ठीक है, हैंड एक्स था, क्लीवर्स थी, और उसके बाद स्कैपर्स। याद रखिएगा दोस्तों, इन तीनों का नाम पूछा जाता है पेपर में। ठीक है ना, ये किस किस काल से संबंधित है, पूरा पाषाण काल से। हैंड एक्स, क्लीवर्स और स्कैपर्स। ठीक है ना, ये तीनों हथियार थे मानव द्वारा जो शिकार किए जाते थे उसके लिए। ठीक है ना, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके जो साक्ष्य मिले हैं पूरा पाषाण काल के दोस्तों, देखिए पूरा पाषाण काल के साक्ष्य जो है 3 जगह से मिला है। पहला जो मिला है बेलन नदी घाटी, दूसरा मिला है सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी, और तीसरा जगह नर्मदा नदी घाटी। यानी कह सकते हैं दोस्तों, मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली में चकिया वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, यहीं से क्या मिला है, पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मैक्सिमम। ठीक है ना, चलिए तो बेलन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी, यहाँ पर क्या होता है कि साक्ष्य मिला है पूरा पाषाण काल का। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोई भी मनुष्य के अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है, अर्थात कहने का अर्थ यह है कि पूरा पाषाण काल में किसी भी मनुष्य के अस्थियों के साक्ष्य समझ रहे नहीं प्राप्त हुआ है, यानी किसी भी प्रकार के मनुष्य की कोई भी अस्थि पूरा पाषाण काल में नहीं मिली थी। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग को समझ में आया। अब एक चीज और दोस्तों याद रखिएगा, जब पूरा पाषाण काल की बात हो रही है तो पूरा पाषाण काल पूरी तरह पत्थरों पर डिपेंड एवं शिकार पर, यानी कि शिकारी हुआ करते थे मानव। ठीक है ना, तो इस स्थिति में दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि ये मानव जो हुआ करते थे पूरा पाषाण काल की, ये खाना बदोश हुआ करते थे। खाना बदोश का मतलब जानते हैं क्या होता है दोस्तों, खाना बदोश। देखिए खाना बदोश इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये एक जगह पर इकट्ठा नहीं रहते थे, कहीं भी खाने के लिए कह सकते हैं, जैसे कि इनको कह सकते हैं कि इनको जैसे कि मतलब जैसे कि आदमी एक जगह इकट्ठा रुक के नहीं रहते थे, कहीं पर भी खाना मिल गया, कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे, वहां पर इन्होंने भोजन मिल गया वहीं पर रह लेते थे, खा लेते थे, फिर अगले दिन दूसरे दिन कहीं और चले गए, वहां पर मिल गया वहीं पर रह लिए, खा लिए, यानी कहीं एक जगह अस्थायी इन लोगों का निवास नहीं था। समझ में आया कि नहीं दोस्तों, जब अस्थायी
निवास नहीं हुआ तो इसका मतलब ये दोस्तों कि ये लोग खेती वेती नहीं करते होंगे, है कि नहीं? जाहिर सी बात है कि दोस्तों बताइए, जो व्यक्ति खेती करेगा तब तो स्थायी निवास बना पाएगा। तो ये लोग जो पूरा पाषाण काल के लोग थे, न तो खेती करते थे न तो पशुपालन करते थे। पशुपालन करने के लिए भी स्थायी निवास होना चाहिए। और ये लोग क्या हुआ करते थे, पेवर घुमक्कड़ हुआ करते थे, ठीक है ना, यानी कि पूरी तरह ये लोग घूमते थे, जहां इन लोगों का शाम हुआ सुबह हुआ कहाँ हुआ पता नहीं चलता था, कहीं पर गए कहीं पर रह जाते थे। इसी को हम लोग कहते हैं खाना बदोश, ठीक है ना दोस्तों, या इसी को हम लोग कह सकते हैं घुमक्कड़, ठीक है ना दोस्तों, घुमक्कड़, घुमक्कड़, ठीक है ना दोस्तों, यानी कि खाना बदोश या घुमक्कड़ हुआ करते थे पूरा पाषाण काल के लोग, ठीक है दोस्तों। और इसी में दोस्तों याद रखिएगा, ये लोग खेती एवं पशुपालन नहीं करते थे, खेती और पशुपालन, ठीक है, पशुपालन नहीं करते थे। कौन कौन नहीं करता था बाबू? पूरा पाषाण के लोग, ठीक है ना, पूरा पाषाण के लोग क्या करते थे, खेती एवं पशुपालन भी नहीं करते थे। और याद रखिएगा दोस्तों, इन लोगों का अस्थायी जीवन नहीं था, अस्थायी जीवन, अस्थायी जीवन, अस्थायी जीवन नहीं था। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं? अस्थायी जीवन मतलब जब खेती नहीं करेंगे तो कहीं एक जगह अस्थायी रुकबा नहीं करेंगे, जब नहीं रुकेंगे तो इधर उधर क्या करते रहेंगे, घूमते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये लोग घुमक्कड़ हो गए और ये लोग पशुपालन भी नहीं करते थे और खेती भी नहीं करते थे, ठीक है ना। और उसके बाद दोस्तों इन लोगों का क्या कर सकते हैं, इन लोगों ने पूरा पाषाण काल में मुख्य काम ये किया था कि आग की मतलब खोज कर लिया था और ये शिकार करते थे और शिकार के द्वारा जो शिकारी हुआ करते थे भोजन को संग्रहण का काम करते थे, यानी खाद्य संग्रहण का इन्होंने काम किया, भोजन को इकट्ठा करने का काम करते थे, ठीक है ना। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये सारी की सारी बातें समझ में आई होगी, ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने पूरा पाषाण काल को पढ़ा है, तो आप लोगों को पूरा पाषाण काल बढ़िया समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जब क्लास दोस्तों होगी, नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के बारे में हम लोग इसी तरह पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। बस इसी तरह प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिए।